आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड हॉरर कॉमेडी फिल्म कपप्पी की कहानी बताने वाला हूं। ये फिल्म एक मलयालम मूवी की रीमेक है, जिसकी कहानी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। डायरेक्टर जीतू माधवन जब बेंगलोर में अपने दोस्तों के साथ किराए के घर में रहते थे, तब उनके साथ कुछ अजीब चीजें हुईं। उन्हीं एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एक मजेदार और डरावनी फिल्म में बदल दिया और फिल्म बड़ी हिट भी हुई। कपप्पी में उसी कहानी को थोड़ा मसालेदार बनाकर हिंदी स्टाइल में पेश किया गया है। कहानी शुरू होती है मन्नू से, जो एक्सीडेंट के बाद आईसीयू में एडमिट होता है और 7 दिन बाद होश में आता है। होश आते ही वो डॉक्टर से कहता है कि उसके दोस्त बाहर होंगे, उन्हें तुरंत बुलाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि पहले सेहत संभालो। डॉक्टर मन्नू की आंखों की जांच करता है, लेकिन मन्नू को साफ नहीं दिखता। जब एक नर्स उससे एक तस्वीर के बारे में बात करती है, तो मन्नू चालाकी से पूछता है कि उसमें क्या है। नर्स बता देती है, तबला बजाते जाकिर हुसैन। बाद में जब डॉक्टर आता है, तो मन्नू बता देता है वही जवाब। डॉक्टर हैरान होता है, पर नर्स सच बता देती है कि उसने ही बता दिया। अब मन्नू कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और वहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। 6 लड़के फरीदाबाद में एक रेंटेड मकान में शिफ्ट होते हैं। अच्युत, निरुप, विजय, नानकू, रिवन और मन्नू। सबकी जिंदगी अपने अपने झमेलों में उलझी हुई है। कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई बिजनेस फेल कर चुका है, कोई आर्मी जाना चाहता था। मन्नू जैसे ही घर की छत पर एंटीना ठीक करने जाता है, वहां पड़ोस की लड़की काव्या को देख लेता है और पहली नजर में ही फिदा हो जाता है। नीचे आकर सबको बताता है कि लड़की पहले मैंने देखी है, इसलिए मेरा पहला हक है। सब दोस्त शादी में जाते हैं, वहीं काव्या भी आती है और मन्नू से बातें करने लगती है। अच्युत जल जाता है। तभी एक और लड़की आती है, मधु, जो सीधा रिवन को छेड़ देती है, जबकि वो कमिटेड होता है। शादी में सब डांस करते हैं, और जब रात में रिवन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तो पता चलता है कि वही मधु उसकी गर्लफ्रेंड है, जिससे अब तक सिर्फ फोन पर बात हुई थी। अगले दिन निरुप देखता है कि सब लड़के रात भर पार्टी कर रहे थे और ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो थोड़ा डिसिप्लिन्ड और सफाई पसंद है। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? कुछ रूल्स भी होने चाहिए ना। फिर सबसे बात करके निरुप काम बांट देता है। वो और विजय मिलकर खाना बनाएंगे, अच्युत और नानकू सफाई करेंगे, रिवन राशन लाएगा और मन्नू बर्तन धोएगा। अच्युत को नशे की आदत थी, खासकर खैनी वगैरह की। लेकिन निरुप सब पर बैन लगा देता है। अब घर में कोई खैनी, शराब वगैरह नहीं चलेगी। और सबको उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वही इस गोलमाल का गोपाल है। एक दिन सफाई के दौरान अच्युत को एक कागज में लिपटा हुआ पोटला मिलता है, जिस पर लिखा होता है, लव अमित। उसी शाम लैंडलाइन पर एक लड़की का कॉल आता है। वो पूछती है, अमित से बात हो सकती है? निरुप झूठ बोल देता है कि गलत नंबर है। धीरे धीरे माहौल और अजीब होने लगता है। अच्युत एक दिन बहुत बुरी हालत में मिल जाता है। पता चलता है कि उसने नानकू की खांसी की दवा पूरी पी ली, सिर्फ नशे के लिए। अब ऐसा दोस्त हो तो कंबल ओढ़ के पीटना बनता है। इसी बीच घर में चूहों की भी आफत होती है। निरुप उन्हें मारने के लिए दवा लाता है और बाद में खुद ही उनकी बॉडीज उठाकर फेंकता है। अब कहानी में मनु और काव्या की दोस्ती भी गहरी होने लगती है। एक दिन सब वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। काव्या भी बहुत अच्छा खेलती है और शामिल हो जाती है। लेकिन मनु को खेल में कोई दिलचस्पी नहीं। वो चला जाता है अपने दोस्त सुखदेव के यहाँ। वहां वो देखता है कुछ लड़के वीजा बोर्ड से आत्मा बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। डीजे नाम का लड़का उन्हें गाइड कर रहा होता है। मनु पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? तो वो बताते हैं कि आत्मा से बात करने का तरीका है ये, लेकिन आत्मा आ नहीं रही। पता चलता है कि उन्होंने कमरे में भगवान की मूर्ति या तो हटा दी है या ढक दी है, क्योंकि आत्मा उससे डरती है। डीजे मनु के सवालों से चिढ़ जाता है और उसे भगा देता है। लेकिन मनु को यह सब बहुत थ्रिलिंग लगता है। अगले दिन साइबर कैफे जाकर मनु वीसी बोर्ड के बारे में गूगल करता है और वहीं उसे काव्या भी दिखती है, जो वहीं जॉब करती है। फिर वो घर लौटकर खुद का वीसी बोर्ड बनाना शुरू कर देता है। इसी दौरान मधु रिवन से लिफ्ट मांगती है, वो मना कर देता है। तो वो अच्युत को डिनर पर बुला लेती है। अच्युत बहुत खुश होता है, तैयार होकर चला जाता है और मधु को वही पुराना पोटला गिफ्ट कर देता है। लेकिन डिनर के दौरान वो अजीब बर्ताव करने लगती है, डरावना और अजीबोगरीब। अच्युत घबरा जाता है और वापस लौट आता है। अब घर में मनु सबको वीसी बोर्ड खेलने के लिए राजी कर लेता है। सब मिलकर उंगली रखते हैं ग्लास पर, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी ग्लास हिलता नहीं। और यहीं से चीजें धीरे धीरे अजीब और डरावनी होती जाती हैं। जब वीसी बोर्ड का ग्लास नहीं हिला, तो सब बोर होके उठ गए।
मनु को लगा शायद बोर्ड की सतह खराब है। फिर उसने कैरम बोर्ड निकाल लिया और उसी को वीसी बोर्ड बना दिया ताकि ग्लास स्मूथली हिले। उधर अच्युत अकेला झूला झूल रहा था, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मधु सामने आई हो, फिर अगले ही पल गायब हो गई। फिर दूसरी तरफ से आई और अच्युत को बहकाने लगी। लेकिन अचानक ही उसका चेहरा डरावना हो गया और उसने काट लिया। अच्युत चीख के नींद से जागा। ये सब बस एक खौफनाक ख्वाब था। लेकिन अब उसे मधु पर शक होने लगा। वो सबको बताता है कि भाई लोग, मधु वैम्पायर है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं। शाम को मनु फिर वीसी बोर्ड खेलने की बात करता है, लेकिन सब मना कर देते हैं, बोलते हैं कि बोरिंग है, कुछ होता ही नहीं। तभी मनु को याद आता है कि जब भगवान की मूर्ति कमरे में होती है तो आत्मा नहीं आती। तो सब मूर्तियां रिवन के कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। रिवन वापस आता है और गुस्से में मना करता है, कहता है कि ये सब खिलाफ ईमान है, यहां नहीं चलेगा। लेकिन निरुप मनु का साथ देता है, बोलता है कि ये घर सिर्फ तेरा नहीं है, सबका है। फिर सब मिलकर दोबारा खेलने बैठते हैं। इस बार भी जब ग्लास नहीं हिलता तो मनु खुद ही ग्लास हिला देता है। सब समझते हैं कि आत्मा आ गई है। नाम पूछा जाता है तो ग्लास अनामिका की तरफ जाता है। नानकू मुस्करा रहा होता है, जिससे मनु को यकीन होता है कि वो उसका साथ दे रहा है। अब जब सब डरने लगते हैं तो मनु कहता है कि चलो भाई, अब अनामिका को विदा करते हैं, कल फिर खेलेंगे। सब उंगलियां रखते हैं और बोलते हैं, जाओ अनामिका। तभी तेज हवा चलती है, एक टेनिस बॉल शीशा तोड़कर अंदर आती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सब डर जाते हैं कि आत्मा आ गई। लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा होता है जो अपनी बॉल लेने आया था। सब चैन की सांस लेते हैं। पर तभी बाहर एक बाबा दिखते हैं जो किसी अनदेखी ताकत को महसूस कर रहे होते हैं। यानी खेल में वाकई कोई आत्मा आ चुकी थी। रात को एक सफेद साड़ी हवा में उड़कर मधु के घर गिरती है और मधु आकर उसे उठाकर ले जाती है। उसका चेहरा जैसे किसी आत्मा के कब्जे में हो। अगली सुबह सब रात की बातें करते हैं। विजय डर जाता है और कहता है कि अब नहीं खेलेगा। लेकिन मनु, काव्या और बाकी लोग कहते हैं, अरे यार, ये तो बस एक खेल है। रात को फिर खेल शुरू होता है। इस बार वो सुखदेव को भी बुला लेते हैं। वो अनामिका से पूछता है, मेरी बीवी का नाम क्या होगा? और अनामिका वही नाम बताती है जिसकी उसे दिल में उम्मीद थी। वो बड़ा खुश हो जाता है। धीरे धीरे बात फैल जाती है कि इस घर में एक आत्मा आती है, अनामिका, जो हर सवाल का जवाब देती है। अब मोहल्ले वाले भी अपने सवाल लेकर आने लगते हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि अनामिका रूह सवालों के जवाब देती है, तो दूर दूर से लोग पूछताछ करने आने लगे। अब इन लोगों की कमाई शुरू हो गई। बाहर नानकू ने एक चाय का ठेला भी लगा लिया, जहां वो अनामिका स्पेशल चाय बेच रहा था। कुछ लोग अनामिका को सच मानते थे, लेकिन कुछ लोग उसे फ्रॉड समझते थे। एक लड़का टेस्ट करने आया, बोला, मेरी बिल्ली थी, नाम बताओ। अनामिका ने जवाब दिया, पिक्सल। लड़का हैरान, बोला, हाँ, यही नाम था। और फिर अनामिका ने करेक्शन किया, 4 नहीं, 6 साल हुए हैं मरे हुए। लड़का डर के भाग गया। फिर आया लोकल गुंडा जमील, जिसने इनका स्टॉल लगाने में मदद की थी। उसने अपनी कार का नंबर पूछा, अनामिका ने बता दिया। फिर पूछा, मेरे अब्बा का नाम क्या है? अनामिका बोली, सलीम। जमील गुस्सा हो गया, ये तो मेरे चाचा का नाम है। लेकिन फिर सोच में पड़ गया, इसको चाचा का नाम कैसे पता, और चुपचाप निकल गया। उधर डीजे को जब पता चला कि अब ये लोग फेमस हो गए हैं, तो जलन में आ गया। बोला, मनु, तू गेम सही नहीं खेल रहा। वो समझाने लगा, एक ही रूह को बार बार बुलाना नहीं चाहिए, वरना वो ताकतवर हो जाती है। और उससे पर्सनल सवाल भी नहीं पूछने चाहिए। मनु ने उसे टाल दिया, बोला, अब्बा मत बन, जा यहां से। उसे लगा ये सब फर्जी है, क्योंकि मनु और नानकू ने ये सब मिलकर प्लान किया था। इसी दौरान एक औरत सफेद साड़ी में आई चाय पीने और बिना पैसे दिए चल दी। जब नानकू ने पैसे मांगे तो बोली, तू मेरे नाम से चाय बेच रहा है और मुझसे ही पैसे मांग रहा है, और फिर गायब हो गई। नानकू डर गया, सोचने लगा, ये कहीं असली अनामिका तो नहीं, लेकिन फिर खुद को समझाया कि कोई प्रैंक होगा। अगली सुबह देखा कि वीसी बोर्ड टूट गया। किसी ने कहा, लगता है ऊपर वाला नहीं चाहता कि अब तुम ये खेल जारी रखो। लेकिन फिर भी बाज नहीं आए। काव्या के कमरे से कैरम बोर्ड मंगवाया और नया बोर्ड बनाकर फिर से खेल शुरू कर दिया। अब इस बार सुखदेव ने हद पार कर दी। वो अनामिका से पर्सनल सवाल पूछने लगा, तू कहां से है? तू मरी कैसे? वगैरह वगैरह। ग्लास घूमने लगा। यानी अनामिका जवाब नहीं देना चाहती थी। मनु भी बोला, अबे मत पूछ पर्सनल सवाल, चुप रह। सुखदेव गुस्से में चला गया, भाई मैं नहीं खेलता,
उसके जाते ही अनामिका ने बता दिया, आज एक आदमी मरेगा। पूछने पर नाम बताया, सुखदेव। मनु और नानकू भागे उसे देखने। देखा उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बस हल्की चोट लगी थी। उसे घर लाए। सब बोले, भाई डर गए थे। अनामिका ने बोला तू मरेगा। सुखदेव भी डर गया, बोला भूत मुझको मार देगा, मैं नहीं रुकूंगा। तभी रिवन आया और उसे लिफ्ट देकर उसके घर छोड़ आया। रास्ते में एक काली परछाई उनका पीछा कर रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। वापस आकर रिवन को डीजे मिला, जो कहने लगा, तुम लोग ठीक से नहीं खेल रहे, कोई भी मर सकता है। उधर मधु बहुत परेशान थी, रिवन का फोन भी नहीं उठ रहा था। काव्या ने पूछा, इतना फिक्र क्यों कर रही है? तब मधु ने बताया, रिवन मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं नाम बदल के उससे बात करती हूं। काव्या ने छेड़ते हुए कहा, मैं बता दूं उसको? मधु बोली, नहीं अभी नहीं, टाइम आने पे बताऊंगी। इधर मनु और नानकू सोच में थे, भाई अनामिका को तो हमने बनाया था, ये सब असली कैसे हो रहा है? लेकिन फिर इसे कोइंसिडेंस मानकर टाल दिया। रिवन ने घर आके सबको समझाया। डीजे ने बोला, गलत पोर्टल खुल सकता है, रुक जाओ। पर मनु ने बात नहीं मानी, बोला, सुखदेव तो बच गया ना, डरने की बात नहीं। रात को मधु बालकनी में आई, जैसे किसी और के कंट्रोल में हो। नीचे अनामिका की रूह आई, दोनों ने एक दूसरे को स्माइल किया। अगली सुबह विजय का ऑटो एक्सीडेंट में क्रैश हो गया, टांग टूट गई। लेकिन सबने इसे सीरियस नहीं लिया। रात को मधु फिर उनके घर आई। अच्युत ने उसे देखकर लहसुन की माला पहन ली, सोच के ये वैम्पायर है। रिवन जलभुन के वहां से चला गया। काव्या ने मधु को खेलने के लिए राजी किया, फिर पूछने लगी, तेरा सीक्रेट बॉयफ्रेंड कौन है? मधु डर गई, लेकिन अनामिका ने नाम बताया, लविन। रिवन पहले ही जा चुका था, वरना पकड़ी जाती। सब पूछने लगे, लविन कौन है? मधु चुप हो गई। फिर जब वो अनामिका की तरफ इशारा करके बोली, काव्या तू कर रही है न ये सब? काव्या बोली, मैं तो नहीं। तभी ग्लास टूट गया। सुबह निरूप चूहे की लाश दफना रहा था। रिवन आया और बोला, लगता है एक दिन हम सबकी लाश भी इधर ही गड़ेगी। निरूप बोला, सुबह सुबह मनहूस बातें क्यों कर रहा है? रिवन बोला, मनहूस तो तुम लोग बना चुके हो सब, अब तो ग्लास भी टूट गया है, बस करो अब। पर निरूप ने फिर भी उसकी बात को हल्के में ले लिया। फिर नानकू आता है और बताता है, अभी पता चला कि मेरी दोस्त सुलोचना के दादा का 2 दिन पहले इंतकाल हो गया, और उनका नाम भी सुखदेव था। सब हैरान रह जाते हैं, यानी अनामिका की बात सही निकली। पर मनु अब भी कहता है, बस इत्तेफाक है। मगर निरूप सीरियस हो जाता है, बोला, अब एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। और वो एक्सपर्ट कौन? डीजे। डीजे आया जानने की रूह असली है या धोखा? पहले उसने मनु को बाहर किया, नानकू को भी नहीं बैठने दिया। लेकिन काव्या बैठी थी, मनु को तसल्ली थी कि वही ग्लास हिलाएगी। ग्लास हिला, डीजे के होश उड़ गए। अब उसने अनामिका से पूछा, जब लोग तुझे जाने को कहते हैं, तू वाकई जाती है? जवाब आया नहीं। तू नाराज है? जवाब आया हा। डीजे ने कहा, क्या तू इनका खून पीना चाहती है? ये सुनते ही सबने उसे बाहर निकाल दिया। डीजे गुस्से में बद्दुआ देता गया, अनामिका सबको मारेगी, तुम्हारी लाशें निकलेंगी इस घर से। फिर एक रात विजय अकेला बैठा था, ग्लास अपने आप चला। उसने कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन मैसेज अधूरा रहा। निरूप आया, गुस्से में बोर्ड को लात मारी और बोला, अब ये खेल कोई नहीं खेलेगा और अनामिका का नाम भी नहीं लेगा। बस खेल वहीं बंद हो गया। जिंदगी फिर नॉर्मल हो गई, बोरिंग, बिना थ्रिल। फिर मनु कहता है, भाई का दोस्त कबीर कुछ दिन के लिए हमारे पास रुकेगा। रिवन मना करता है, लेकिन निरूप इजाजत दे देता है। कबीर आता है, अजीब आदमी, हमेशा मुस्कराता, अचानक रुक जाता, जैसे स्टैचू। चूहा पकड़ के दीवार पे फेंकता, सोते सोते अचानक उठ बैठता, फोटो से बातें करता, एक हाथ से भारी सामान उठाता, सबके बारे में बताता, जैसे अनामिका बताती थी। उसे मधु और रिवन के रिलेशन का भी पता था, जो सिर्फ मधु और काव्या को मालूम था। रातों को मधु भी पायल पहन के घूमती और भूतनी जैसी हो जाती। काव्या जब हिलाती और पायल गिरती, तब वो होश में आती और कहती, मुझे कुछ याद नहीं। रात को एक अजीब लड़की का कॉल आता, अमित है क्या? लोग जवाब देते, गलत नंबर। मगर फिर सबको शक होता है कि मधु और कबीर में कोई कनेक्शन है, क्योंकि जैसे ही मधु पायल पहनती, कबीर जाग जाता। एक रात कबीर बाहर जाता है, निरूप और मनु उसका पीछा करते हैं। वो रेलवे ट्रैक के पास रुकता है, कहता है, यहीं ठाकुर की ट्रेन से मौत हुई थी। वो सर उधर पड़ा था, मंजीत उस पेड़ से लटक कर मरा था।
फिर वो एक वीरान घर की तरफ इशारा करता है। वो वहां चिल्ला चिल्लाकर मरी थी। जब पूछते हैं कौन, तो वो कहता है अनामिका। जब कबीर अनामिका का नाम लेता है तो मनु और निरूप दंग रह जाते हैं। इसको कैसे पता? वो डर के मारे वहां से भागते हैं, मगर कबीर भी उनके पीछे दौड़ता है। तीनों किसी तरह घर पहुंचते हैं। अगले दिन निरूप कहता है, इसके घरवालों को बुलाओ, इसे यहां से ले जाओ। बाकी सब भी यही चाहते थे, तो मनु को मानना पड़ता है। मगर जैसे ही बात सुनी, मधु का रुख बदल जाता है। बोलती है, नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। सब हैरान, इसका कबीर से क्या ताल्लुक? वो कहती है, इंसानियत के नाते कह रही हूं। तभी कबीर उसके कमरे में घुसता है, कुछ खोज रहा होता है, जैसे इनकम टैक्स रेड। फिर वो मधु पर झपटता है, मगर कुछ करता नहीं। बस उसकी पायल उतारता है और कहता है, ये तेरी नहीं है। यही चाहिए था। अब तो सबका सब्र टूट जाता है। मनु फौरन उसके घरवालों को बुलाता है। लेकिन कबीर उनके सामने नॉर्मल बिहेव करता है और बोलता है, मैं ठीक हूं, मनु कभी मुझे जाने नहीं देगा। फिर जब मनु कहता है, मैं ही चाहता हूं कि तू चला जाए, तो कबीर का दिल टूट जाता है। चुपचाप वहां से चला जाता है। अब सबको लगता है मुसीबत टल गई। मगर असली मुसीबत तो अब शुरू होती है। नानकू की चाय की दुकान जल जाती है। काव्या के कैफे में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जॉब चली जाती है। किचन में कुकर फटता है। सब कहते हैं, ये सब उस खेल और रूह की वजह से हो रहा है। अब पंडित बुलाया जाता है घर की सफाई के लिए। मगर मनु मना करता है और राज खोल देता है कि शुरू में ग्लास मैं हिलाता था। नानकू और काव्या भी नहीं मानते, हमने नहीं हिलाया। अब सबको यकीन हो जाता है, अनामिका असली थी। फिर जब मनु ग्लास को खुद हिलाने की कोशिश करता है, ग्लास खुद ब खुद चलने लगता है। उसी वक्त लैंडलाइन पे कॉल आता है, अनामिका। फिर उसकी रूह बोर्ड से निकलती है, ग्लास टूटता है, आंधी चलती है, टीवी अपने आप ऑन होता है। सब डर के मारे भागते हैं। मगर अशुद्ध बाथरूम में था, वहां का नल खुद चल जाता है, दरवाजा लॉक हो जाता है। पानी भरता है, वायर गिरता है। मधु पे भी कोई ताकत हमला करती है, लेकिन वो बच जाती है और बाहर निकलती है। वो रिवन को रोकती है और बताती है, मैं ही तेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड हूं। उधर सबको याद आता है, अशुद्ध तो अंदर रह गया। किसी तरह उसे बचा लिया जाता है। मगर तभी पंखा मनु के सर पर गिरता है, वो बेहोश हो जाता है और अस्पताल पहुंचता है। अब उसकी हालत सुधरती है। वो सबको बताता है, अनामिका कहीं नहीं गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसकी रूह लाफिंग गुड्डे में घुस गई थी। उधर कबीर वही लाफिंग गुड्डा बैग में डालकर हॉस्पिटल आता है। और वही लड़की भी वहां होती है, जो शायद अनामिका थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कराते हैं। कबीर मनु के रूम में आकर लाफिंग गुड्डा रख देता है। और विजय का अधूरा मैसेज भी सुलझाता है, वी आर कमिंग बैक। और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस पायल का सीन क्या था? इसका कबीर और मधु से क्या ताल्लुक था? और वो अमित कौन था, जिसका जिक्र बार बार कॉल्स में आता था? वी आर कमिंग बैक से तो ये साफ हो गया कि आत्माएं एक से ज्यादा थीं। शायद दूसरी आत्मा अमित की थी, जो कभी इसी घर में रहा करता था। और मुमकिन है कि वो अनामिका का बॉयफ्रेंड रहा हो, जिसने उसकी पायल को संभाल कर रखा था। अनामिका की आत्मा मधु में समा जाती थी और अमित की कबीर में। इसलिए मधु रात को अनजाने में पायल पहनकर घूमती थी और कभी कभी अमित का नाम लेकर कॉल करती थी। इसलिए जब कबीर को भेजने की बात हुई, तो मधु अचानक बोल उठी, नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अनामिका की आत्मा उसके जरिए अमित से जुड़ चुकी थी। अब याद है कबीर पोस्टर से बातें करता था? क्योंकि उस पोस्टर में अनामिका का नाम छिपा हुआ था, कैमाना। अगर ध्यान से देखो, अनामिका साफ निकलता है। इसीलिए जब कबीर ने मधु की पायल छीनी, तो कहा, ये तेरी नहीं है, क्योंकि वो अनामिका की थी। अब सवाल, अमित ने कबीर को ही क्यों चुना? क्यों किसी और को नहीं? क्योंकि कबीर पहले से ही मेंटली वीक था। ऐसे लोगों को पजेस करना आसान होता है। और मधु को अनामिका की पायल मिल गई, तो उससे भी उसका रूहानी कनेक्शन बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डीजे आत्मा क्यों नहीं बुला पाया? तो बात यह है कि आत्मा को किसी ने बुलाया ही नहीं था। वो तो पहले से उसी घर में मौजूद थी। इसीलिए वो घर सस्ता मिला था। और ये सब शुरू भी हुआ था जब अमित के नाम से फोन कॉल्स आने लगे थे। उस वक्त तो ऊईजा बोर्ड का खेल भी शुरू नहीं हुआ था।
वो लाफिंग गुड्डा भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कबीर उसे देखकर अक्सर रुक जाता था। और आखिर में अनामिका की आत्मा भी उसी में चली गई थी। अब रही बात उस लड़की की, जो अनामिका बनकर घूमती थी, तो ये साफ है कि आत्माएं उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। क्या मकसद था? क्या राज था? ये सब अगली फिल्म में सामने आएगा। तो दोस्तों, ये था कब कभी का एंडिंग एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है मजा आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।